हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। मैं तरुण गुप्ता आज यहाँ पर यूपी लोअर पीसीएस की टेस्ट सीरीज की लगा रहे हैं। उसकी बात करेंगे टेस्ट नंबर 2 की, जो कि फुल लेंथ आपका टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। प्रॉपर आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे। जिस तरीके से पेपर होता है उसी तरीके से हम प्रॉपर 100 क्वेश्चनों की यहाँ पर बात करेंगे। और इसकी पीडीएफ अगर को डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगी, जिसका नाम है यूपीएससी नेट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है ऐप की, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आपको, या प्ले स्टोर पर सर्च कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से जो है आप इसको ऐप को डाउनलोड करने के बाद टेस्ट वाले सेक्शन में जाने के बाद यूपी लोअर पीसीएस की आपको सेक्शन मिलेगा, वहां से पीडीएफ आपके क्वेश्चन और सॉल्यूशन एक्सप्लेन के साथ दोनों ही चीजों को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। बाकी कोई परेशानी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, या फिर आप जो है कॉल भी कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर पहले की बात की जाएगी। शब्द आता है कि इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग जो है किया जाता था। अब ब्रिटिश जब समय चल रहा था भारत में, तो उस समय इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था? क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो उत्पादित माल को भारत में जापान और अन्य जो प्रतिस्पर्धा कंपनी थी उनके मुकाबले अपनी प्रायोरिटी देते थे। उस प्रायोरिटी को देने के लिए भारत में जो ब्रिटिश आयातों पर विशिष्ट रियायतें दी जाती थी, उसके लिए इंपीरियल प्रेफरेंस शब्द का जो प्रयोग है वो किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपनी समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर के नाम से जाना जाता था? समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए तो कान्य नगर को, किसको? कान्य नगर को कहेंगे हम, महोदय नगर के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1906 में मिंटो में शिमला में हुए मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। तो 1906 में मिंटो से शिमला में मुसलमानों एक शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। और क्या प्रार्थना की थी? यहां पर बात की जाए तो आप कहेंगे क्या की थी? मुसलमानों के लिए एक पृथक निवारचक मंडल या वर्ग का निर्माण करना। इसलिए मुसलमानों ने शिमला में लॉर्ड मिंटो से क्या किया था? वायसराय उस समय जो थे, बंगाल विभाजन के समय में 1906 में मुलाकात की और कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निमार्चल मंडल का गठन किया जाए, जो कि केंद्रीय, प्रांतीय और स्थानीय निकायों में निर्वाचन के लिए अलग उनका एक जो है विशिष्ट स्थिति उनको रखा जाए, और वहां पर मांग रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया? तो साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया आ रहा है क्वेश्चन। तो आप कहेंगे साइमन कमीशन की जो आप कहेंगे अध्यक्षता 8 नवंबर 1927 को की गई। कब की गई? 8 नवंबर 1927 को की गई थी। और सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में, किसकी? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में भारत में संविधान सुधार अध्ययन के लिए, भारत में संविधान सुधार अध्ययन के लिए जो है क्या किया गया था? साइमन कमीशन का जो है गठन किया गया था। और इसमें सर जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लॉन्सन, एडवर्ड कैडोगन, वॉर्नोग और जॉन लैक फॉक्स जैसे व्यक्ति जो है इसमें शामिल थे। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर जॉन साइमन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। एक घटना एक परिणाम रहित विजय। क्या है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय। इस कथन को आधुनिक इतिहासकारों द्वारा, अरबों द्वारा सिंध पर विजय के संदर्भ में किसने कहा है? एक घटना एक परिणाम रहित विजय, इस कथन को आधुनिक इतिहास का अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में किसके द्वारा कहा गया है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, कहेंगे विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। ये ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। इसका विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया है। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? निरंकुशता, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है किस अधिनियम के द्वारा? तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था, इसमें संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत को लागू किया गया, लाया गया है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? राज्य सरकार के जो मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन रहेगा आपका राज्य विधानसभा के द्वारा किया जाता है। राज्य विधानसभा के द्वारा कही जाएगी। वित्तीय अधिनियम द्वारा राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्तों का निर्धारण किया जाएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक संबंधी अगर है तो यह केवल विधानसभा में पेश किया जाएगा, और धन विधेयक पर विधानसभा का अन्य अधिकार भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज ऑफ 21 ईयर टू 80। मतलब कि कहा जा रहा है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस आपके संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा वोटिंग का जो अधिकार है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो आप कहेंगे मतदान की जो आयु है, किसकी? मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कर दी गई थी। कब की गई थी? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में लाया गया था, जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष मतदान की आयु को कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का
सही कालक्रम कौन सा है? तो दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम यहाँ पर कौन सा है बात की जा रही है? तो आप कहेंगे नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, है ना। नागालैंड कहेंगे, नागालैंड, हरियाणा और आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने में नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 के द्वारा 1963 में स्थापना की गई थी, 1963 में। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा की बात किया तो 1966 में, 1966 में हरियाणा को भारत में 1966 में हरियाणा को भारत में गठन किया गया था। तो आप कहेंगे 1966 में। सिक्किम की अगर बात की है तो सिक्किम को आप कहेंगे 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश की बात किया है तो अरुणाचल प्रदेश को आप कहेंगे 1987 में, है ना। तो अलग अलग समय पे अलग अलग किए गए हैं, तो इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया के बारे में बताई गई है? याद रखना है क्या पूछा है, प्रक्रिया की बात की जाए कि राज्य की राजभाषाओं के बारे में, तो आप कहेंगे आर्टिकल 345 में प्रक्रिया बताई गई है। 345 में प्रक्रिया बताई गई है। जबकि भाग 17 याद रखना है, भाग 17 और अनुच्छेद 343, भाग 17 और अनुच्छेद 343 में क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी की होगी। जबकि 345 में राज्य की राजभाषा और अपनाने की प्रक्रिया के बारे में प्रावधान किया गया है। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा क्या नदी कहलाती है? बांग्लादेश में जब प्रवेश कर जाती है गंगा तो वह किस नाम से जानी जाती है? आप कहेंगे पद्मा नाम से जानी जाती है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आता है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में इंडियन ओशन डाइपोल आईओडी के संदर्भ में एक कौन सी घटना के बारे में यहाँ पर करेक्ट है? तो इंडियन डाइपोल के बारे में बात की जा रही है। परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ के तापमान की क्या की जा रही है? अंतर से विशेषित होती है। क्या ही सही है? चलिए देख लेंगे हम। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। क्या कह रहा है? जो परिघटना है वो मानसून किसको प्रभावित कर सकते हैं? एल नीनो के को प्रभावित जो है असर को कर सकती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आप कहेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका केवल दूसरा वाला सही रहेगा, पहला वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत है। कौन सा? पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर गलत है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुंबई के आसपास कई विशिष्ट नगर विकसित किए गए हैं। इनको एक विशेषताएं और नगरों की सूचियों के बारे में बताना है। एक तरफ नगर है और एक तरफ कौन सी विशेषता के लिए जाने जाता है। जैसे मुंबई के नजदीक समुद्र तट पर जो विकसित किया गया जो अलीबाग है, अलीबाग किसके लिए? छुट्टी बिताने के लिए जाना जाता है। तो आप कहेंगे अवकाश सदन के लिए, है ना, छुट्टियां बिताने के लिए जाना जाता है। बोलपुर की बात किया तो बोलपुर में पेट्रो रासायनिक संकुल की स्थापना की गई है ना। तो यहां पर लिख देते हैं बोलपुर में की गई है पेट्रो रसायन संकुल की स्थापना जो है की गई है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है नहावा शेवा। नहावा सेवा किसके लिए जाना जाता है? तो नहावा सेवा एक प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है? नहावा सेवा कहेंगे आप एक बंदरगाह है, याद रखना है। और रत्नागिरी की बात की जाए तो समुद्र के तट के समीप मछली पकड़ने का क्या है? मत्स्य केंद्र। रत्नागिरी क्या है? आप कहेंगे एक मत्स्य केंद्र के रूप में इसको जाना जाता है। तो चारों ऑप्शन मैंने आपको बता दी हैं, आप उसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आता है, लिपुलेख दर्रा स्थित है। भाई लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे लिपुलेख दर्रा जो है आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। और यह दर्रा भारत को तिब्बत से जोड़ता है। भारत को तिब्बत से जोड़ने वाला यह क्या है? दर्रा है, याद रखना है। और उत्तराखंड में कुछ और भी दर्रे हैं। जैसे बात किया उत्तराखंड में माना दर्रा है, माना के बात की जाए आपका नीति दर्रा है, और आपका लिपुलेख दर्रा। ये दर्रे आपके तीनों ही उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लैटिट्यूड दैट पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। तो यहां पर बात की जा रही है कि आपकी ऐसी कौन सी लैटिट्यूड है जो कि आपके सिक्किम से गुजरती है ना। तो आप कहेंगे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। तो राजस्थान और सिक्किम से दोनों से एक ही आपका क्या गुजरता है? लैटिट्यूड गुजरता है, अक्षांश गुजरता है। लैटिट्यूड को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अक्षांश जो है गुजरता है। जबकि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर उच्च अक्षांशों पर स्थित है, तो इसलिए यह आप कहेंगे नहीं गुजरता है। जबकि राजस्थान और सिक्किम एक ही अक्षांश रेखा पर गुजरता है। कौन सा सरकारी संगठन भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक है?
ऐसा एक संगठन है जो भारतीय प्रतिभूति बाजार में सक्रिय सभी निवेशकों का प्रमुख नियामक के रूप में जाना जाता है। आपका ऑप्शन रहेगा सेबी। कौन से जाना जाता है? सेबी जाना जाता है। आप कहेंगे सेबी जो है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के प्रस्ताव के अधिनियम के माध्यम से 12 अप्रैल 1988 को किया गया था, गैर सांविधिक निकाय के रूप में, जिसकी स्थापना भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के द्वारा 12 अप्रैल 1992 को की गई थी, है ना। कब की गई थी? 12 अप्रैल 1992 को जो है की गई थी। याद रखना है, इसका प्रमुख कार्य भारतीय प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना, संवर्धन करना, प्रतिभूति बाजार में विकास उन्नयन करना इसका प्रमुख कार्य है, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात की जाए तब आप कहेंगे मुंबई में है। कहां पर इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व व्यापार संगठन का गठन 1 जनवरी 1995 को किया गया था। तो विश्व व्यापार संगठन का गठन किस समझौते के द्वारा किया गया था 1 जनवरी 1995 को? आप कहेंगे मराकेश समझौते के द्वारा। मराकेश समझौते के द्वारा 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन का गठन किया गया है। किस सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? तो किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है? तो इनमें से इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात की है। कौन सी? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र में किस रत्न का प्राप्त है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त है। फेरा का पूर्ण रूप क्या है? भाई फेरा का फुल फॉर्म क्या है बात की जा रही है, तो आप कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट जो है फेरा का फुल फॉर्म होता है। और यह क्या है? 1973 में 1973 में संसद में मंजूरी इसको मिली थी और 1 जनवरी 1974 को यह अस्तित्व में आया था। फेरा आपराधिक श्रेणी का कानून था जो कि पंजीकृत देशी और विदेशी संस्थाओं पर, कंपनियों पर लागू जो है किया जाता था। तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है। घरेलू मुद्रा के बाहा मूल्य में कमी को क्या कहा जाता है? घरेलू मुद्रा की जो बाहा कमी हो जाती है उसके मूल्य को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? मुद्रा अवमूल्यन कहते हैं, है ना। मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ क्या होता है? घरेलू मुद्रा के बाहा मूल्य में कमी होना, उसको मुद्रा अवमूल्यन कहा जाता है। नीतीश कुमार पहली बार बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री किस वर्ष बने थे? भाई नीतीश कुमार पहली बार बिहार के जो सीएम बने थे किस वर्ष बने थे बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा 2005 में पहली बार सीएम के तौर पर चुने गए थे। और नीतीश कुमार कौन है? ऐसे सीएम हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा 10 बार शपथ लेने वाले सीएम के तौर पर इन्होंने रिकॉर्ड दर्ज किया हुआ है। अरावली मामले में निर्णय देने वाली पीठ की अध्यक्षता किसने की? अरावली मामले में जो आप सभी को पता होगा 29 दिसंबर 2025 को न्यायालय में अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को अस्पष्ट थी, जिसमें खनन गतिविधि और विस्तार के लिए आशंका पैदा हो गई थी, जिसमें एक आपका यहाँ पर अध्यक्षता की थी किसके द्वारा? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के द्वारा अध्यक्षता यहाँ पर की गई थी। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत का पहला जियो सेल आधारित रोड ब्लॉक सेक्शन किसने विकसित किया है? तो भारत का पहला है जियो सेल आधारित रोड ब्लॉक सेक्शन है और यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? आप कहेंगे CSIR, CRRI और BPCL के द्वारा विकसित जो है किया गया है। क्या है? पुनर्चक्रित प्लास्टिक कचरे से तकनीकी टेक्सटाइल जियो सेल का उपयोग करके भारत का पहला रोड ब्लॉक सेक्शन को विकसित करना इसका लक्ष्य याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि न्यू ग्लेन रॉकेट किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है? न्यू ग्लेन रॉकेट है और किस कंपनी ने विकसित किया है? तो ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है, याद रखना है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। फास्टैग वार्षिक पास की नई कीमत क्या निर्धारित की गई है? आपने देखा होगा जब भी आप टोल प्लाजा से निकलते हैं तो फास्टैग आपका कार में लगा होता है, उस पर पेमेंट कट जाता है, पैसे लग जाते हैं। तो उस फास्टैग के लिए वार्षिक भी एक पास मिल रहा है, जिसकी वार्षिक की जो आपके पास की जो वार्षिक कीमत होगी वो 3075 रुपए जो वार्षिक निर्धारित जो है की गई है, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और यहाँ पर 3000 से बढ़ाकर अब 3075 रुपए कर दिया गया है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बन सकता है करंट अफेयर्स के लिहाज से सी ऑप्शन करेक्ट है। नैनो कणों का आकार सामान्यतः क्या होता है? भाई नैनो कणों का जो आकार होता है वो 1 से 100 nm होता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। टीआई प्लाज्म कैसे संबंधित है? भाई टीआई प्लाज्म कैसे संबंधित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, है ना। टीआई प्लाज्म कैसे संबंधित होता है, कोई बता सकता है? तो आप कहेंगे, आप ऑप्शन मुझे कमेंट करके बताएंगे जो टीआई प्लाज्म होता है वो किससे संबंधित होता है, कमेंट करके मुझे बताइएगा। एक जीवाणु होता है, मैं पहले बता देता हूं, जीवाणु होता है जो कि जैव प्रौद्योगिकी में इसका उपयोग पौधों में विदेशी जीन स्थानांतरित करने के लिए वेक्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है।
तो आपको बताना है टीआई प्लाज्म किससे संबंधित है, क्या रखना है। चलो बता देते हैं, एजो एग्रोबैक्टीरियम और ट्यूमफैक्सिन से संबंधित है। आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आपका एक प्लाज्म होता है, क्या रखना है, एक जीवाणु है, और ये क्या है, ये क्या है, जीवाणु है, क्या रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब की गई। भाई इसरो की स्थापना कब की गई थी, तो आप कहेंगे इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है। जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आप कहेंगे बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर है, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और यह अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय विकास में उपयोग किया है करता है। ठीक है, साराभाई, विक्रम साराभाई को क्या किया जाता है, इसके आपका प्रथम अध्यक्ष के तौर पर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बात की जा रही है। तो आप कहेंगे भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत जो है सूर्य है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। कौन से अंतरिक्ष मिशन ने सबसे पहले मानवों को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है। एक ऐसा मिशन है जिसने सबसे पहले मानवों को क्या किया, चंद्रमा पर सबसे पहले उतारा है। कौन सा मिशन है, आप कहेंगे अपोलो 12 है। अपोलो 12 जो मिशन था, आप कहेंगे, है ना, अपोलो 12। अपोलो 12 यहां पर जबकि गलत लिख गया है, अपोलो 11 है ना, अपोलो 11 है, 12 नहीं, अपोलो 11 है, जो कि 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर मनुष्य को जो है उतारा था, यह रखना है। तो है ना, तो यहां पर अपोलो 11 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा कब की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की बात की जा रही है, कब की गई है, तो आप समझ सकते हो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत जो है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई थी, कोविड-19 के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डब्ल्यूआईपीओ के द्वारा बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। डब्ल्यूपीआई के द्वारा जो बौद्धिक संपदा दिवस है वो कब मनाया जाता है, 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 26 अप्रैल को विश्व संपदा संगठन के रूप में प्रत्येक बार 26 अप्रैल को ही आप कहेंगे विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है। भाई बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति है किस रूप में बनी होती है, तो आप कहेंगे किससे बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है ना। पेप्टिडोग्लाइकन से अधिकांश जीवाणुओं की कोशिका भित्ति जो है बनी होती है। भारत में मेक इन इंडिया कार्यक्रम दो ही उपयोगी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। तो आप कहेंगे भारत में जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम है, कौन सा है, मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है, तो यह आपके दो ही उपयोगी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए, तो आप कहेंगे हाँ, रक्षा के लिए और नागरिक दोनों क्षेत्रों के लिए जो बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। भारत में कोविड 19 वैक्सीन कोवैक्सीन के संस्था के द्वारा विकसित की गई। अब देखो पुराना क्वेश्चन है, लेकिन पुराने क्वेश्चन भी कभी कभी रिपीटेड हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कोविड 19 जो वैक्सीन थी, कोवैक्सीन जिसका नाम था, भारत बायोटेक के द्वारा विकसित जो है किया गया था। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। भारत में जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ है, आपका क्वेश्चन कहेंगे जैव विविधता अधिनियम को भारत में वर्ष 2002 में पारित किया गया था। आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कथन जो है करेक्ट है। सूची एक यहाँ पर भारत वर्ष के अधिनियमों के नाम है और कौन से वर्ष इसको पारित किया गया था। जैसे वन संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, तो वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, आप कहेंगे 1980 में। ठीक बात है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए, तो पर्यावरण संरक्षण जैसे अधिनियम आए, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 1986 में। कब किया गया, 1986 में किया गया। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम की बात किया, तो वायु प्रदूषण की बात किया तो आप कहेंगे 1981 में। और जल प्रदूषण नियंत्रण की बात किया है, आप कहेंगे जल प्रदूषण जो है आपका 1974 में। ठीक है, तो मैंने आपको सभी बता दी है, बाकी आप लोग भी याद कर सकते हो। तटीय वन, तटीय वन किस प्रकार के पारितंत्र से संबंधित होते हैं। जो तटीय वन होते हैं वो किस प्रकार के पारितंत्र से, जलीय पारितंत्र से संबंधित होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। केरल एवं कर्नाटक राज्य के साथ सीमा साझा करने वाला तमिलनाडु का मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। केरल एवं कर्नाटक राज्य के जो सीमा करने वाला तमिलनाडु का जो मुदुमलाई नेशनल पार्क है, भारत के किस बायो रिजर्व का हिस्सा है, तो आप कहेंगे यहाँ आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है। भाई ताम्र प्रगलन संयंत्रों के बारे में चिंता का कारण क्या है,
वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड को घातक मात्राओं में निर्मुक्त कर सकते हैं। नहीं, ये गलत लिखा है। ताम्र कॉपर स्लैग पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के निक्षालन लीचिंग का कारण बन सकता है। बिल्कुल सही है। वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। ये भी करेक्ट है। तो आप कहेंगे दूसरा और तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन छिद्र बनने के लिए उत्तरदायी है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन छिद्र, स्ट्रेटोस्फीयर का मतलब क्या होता है? समताप मंडल। किसकी बात की जा रही है? समताप मंडल में ओजोन छिद्र बनने के लिए क्या उत्तरदायी है? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है जिसे हम सीएफसी कहते हैं, वो ओजोन में छिद्र बना देती है। याद रखने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जो मिजोरम में है, कौन सा है नेशनल पार्क? फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है। किस नाम से भी जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन रहेगा ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। जैसे फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में है, जिसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं। कौन सा एनडीएमए यूएनडीआरआर के मानक ढांचों के अनुसार आपदा जोखिम आकलन में प्रयुक्त संबंधों का प्रतिनिधित्व जो है करता है? कौन सा ऑप्शन करेगा? जोखिम मतलब कि खतरा, भेद्यता, समान सामना करने की क्षमता एवं अनावरण। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपदा जोखिम आकलन के लिए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की प्राथमिक भूमिका क्या होती है? तो राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण करना राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आप कहेंगे क्या होती है? प्रायोरिटी भूमिका होती है। वर्ष 2004 में सुनामी में भारत के किन तटों में सर्वाधिक दुर्गम ग्रस्त हुआ था? तो 2004 में जो सुनामी आई थी भारत में, किन तटों में सर्वाधिक दुर्गम ग्रस्त हुआ है? आपका ऑप्शन रहेगा कोरोमंडल तट जो है सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हुआ था, है ना। कोरोमंडल तट जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। जटिल का विलोम शब्द क्या है? भाई जटिल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे जटिल का विलोम शब्द जो है सरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जटिल का विलोम शब्द सरल हो जाएगा। याद रखना है ना। सहज का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सहज का विलोम शायद असहज हो जाएगा। सहज का असहज हो जाता है। कुटिल का बात की जाए तो कुटिल का भी आपका क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। रखना है ना। कुटिल का भी सरल हो जाएगा और जटिल का सरल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्प का करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसमें सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जिसको हमने बुलाया था वह आया है। आप कहेंगे इसमें जो है किस चीज का? आप कहेंगे संबंधवाचक का जो है यहाँ पर सर्वनाम का भेद किया गया है। संबंधवाचक का जो प्रयोग किया गया है। युग्म में कौन सा सही है बात की जा रही है? तो सही की बात किया है न्याय का अन्याय। तो न्याय का अन्याय होगा क्या? तो आप कहेंगे न्याय का अन्याय विलोम हो जाएगा। धरा का पृथ्वी हो जाएगा। धरा का पृथ्वी हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे धरा का पृथ्वी पर्याय हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आपका अचल का अचला हो जाएगा क्या? तो आप कहेंगे हाँ, अचल का अचला जो है आप कहेंगे सही है। अचल का अचला हो जाएगा। मान का अपमान होगा क्या? नहीं, आप कहेंगे मान का अपमान भी नहीं होगा। मान का अपमान क्या है? विलोम शब्द है ना। विलोम शब्द है। और यहाँ पर पूछा क्या है? सही युग्म का विचार करना था। न्याय अन्याय क्या है? आप कहेंगे विलोम है। धरा पृथ्वी क्या है? पर्याय शब्द है। मान अपमान क्या है? मान अपमान क्या है? आप कहेंगे विलोम है। जबकि अचल अचला क्या है? एक सही जोड़ी का युग्म है। ठीक है। दुकान की भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है? भाई दुकान की जो भाववाचक संज्ञा है वो कौन सी हो जाएगी? आप कहेंगे दुकानदारी हो जाएगी। दुकानदारी हो जाएगी। दुकान की भाववाचक क्या है? दुकानदारी हो जाएगी। दुकानदार, दुकानदारिन, दुकाने वाला, ये जाति शब्द है ना। दुकानदार, दुकानदारिन, दुकानदार, दुकान वाला, ये जातिवाचक शब्द संज्ञा है। जबकि दुकानदारी की बात क्या है? भाववाचक संज्ञा है। कुसुम का समानार्थी शब्द क्या होता है? भाई कुसुम के समानार्थी शब्द की बात किया है तो आप कहेंगे पुष्प हो जाएगा। कुसुम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? पुष्प हो जाएगा। जबकि बात की जाए पर्यायवाची की तो सुमन, मंजरी और प्रसून इसके जो है पर्यायवाची हो जाएंगे। नेता का स्त्रीलिंग रूप विकल्प में कौन सा है? भाई नेता का स्त्रीलिंग रूप की बात की जाए तो आप कहेंगे नेत्री। क्या हो जाएगा? नेत्री नेता का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। याद रखना है। अमृत और विष किसकी रचना है? भाई अमृत और विष है और ये किसकी रचना है बात की जा रही है? तो अमृत और विष की बात किया है अमृत लाल नागर की रचना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अमृत और विष जो है अमृत लाल नागर की रचना है। तुम दिन भर घूमते रहते हो, है ना। भर शब्द में कौन सा अवयव है? तो तुम दिन भर घूमते रहते हो, इसमें भर शब्द में कौन सा अवयव है? तो आप कहेंगे इसमें संबंध बोधक क्या है? अवयव है। संबंध बोधक इसमें जो है अवयव है। याद रखिएगा। प्रश्न चिन्हों में उठी भाग्य सागर की लिहो हिलोरे इस काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा प्रयुक्त होगा?
प्रश्न चिन्ह में उठी है भाग्य सागर की हिलोरे, इस वाक्य पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त होगा? आप कहेंगे रूपक अलंकार का प्रयोग जो है किया जाएगा। जहां उपमेय पर उपमान का भेद आरोप हो वह रूपक अलंकार जो है होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्याल शब्द का अर्थ नहीं है? व्याल का शब्द का अर्थ कौन सा नहीं है बात की जा रही है? तो सांप है, राजा है, शेर है, जबकि दुर्गा की बात किया, दुर्गा नहीं है ना, दुर्गा नहीं है। याद रखना है सांप, शेर, राजा, व्याल के अर्थ होते हैं। ऐसी कंप्यूटर प्रणालियां जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी इकाई में संग्रहित करती हैं, इस संरचना पर आधारित होती हैं। तो आप कहेंगे वॉन न्यूमैन संरचना पर आधारित होती है ना। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का अर्थ होता है किसी भी संग्रहित प्रोग्राम को कंप्यूटर से है, इसमें इंस्ट्रक्शंस एवं डेटा ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता, एक कॉमन बस में अपना स्थान जो है शेयर करते रहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गलतियों के मामले में पीछे की ओर हटाने के लिए कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो गलती के मामले में अगर पीछे की ओर हटाना हो कुछ चीज में तो किस कुंजी का प्रयोग किया जाएगा? आप कहेंगे बैक स्पेस कुंजी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं। और किसकी बात की गई है? ये कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात की गई है, ये भी याद रखना है ना, कंप्यूटर के कीबोर्ड की बात की गई है। निम्नलिखित में से किस नोटेशन में ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच आता है? किस नोटेशन में ऑपरेटर दो ऑपरेंड के बीच आता है? आप कहेंगे इनफ्लिक्स एक्सप्रेशन के बीच में आता है। किसके? इनफ्लिक्स एक्सप्रेशन के बीच में आता है। कौन सा ईपीआरओएम के बारे में सही नहीं है? तो ईपीआरएम के बारे में कौन सा गलत है? रैंडम एक्सेस मेमोरी सही है। मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी ये भी सही है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी सही है। क्रमानुसार मेमोरी ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी और मिटने वाला प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी आप कहेंगे ईपीआरओएम के बारे में बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में क्या होते हैं? आप कहेंगे बहुत से इनपुट डिवाइसेस होते हैं। क्या होते हैं? एक दी हुई कंप्यूटर प्रणाली में बहुत से इनपुट डिवाइसेस शामिल होते हैं। जावा है, जावा क्या है? तो आप कहेंगे उच्च स्तरीय प्रोग्राम में भाषा होती है जिसे जावा कहा जाता है, याद रखना है, कंप्यूटर की भाषा होती है। इंफॉर्मेशन के स्टोरेज और रिट्रीवल को ऑर्गेनाइजेशन करने वाला सॉफ्टवेयर एक है। क्या है? इंफॉर्मेशन के स्टोरेज एवं रिट्रीवल को ऑर्गेनाइज करने वाला सॉफ्टवेयर एक होता है। आप कहेंगे डाटा वेयर हाउस होता है। क्या होता है? डाटा वेयर हाउस जो है कहा जाता है। सीएडी का तात्पर्य क्या है? तो सीएडी के तात्पर्य की बात की जाए कंप्यूटर एडेड डिजाइन। क्या है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन सीएडी का तात्पर्य है। ऑनलाइन वार्तालाप जिसमें हम तत्काल संदेश एक दूसरे को भेज और प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे चैट कहते हैं। क्या करते हैं? चैटिंग कहते हैं। चैटिंग करते हैं ना, उसे हम चैट कहते हैं। जो एक दूसरे संवाद तुरंत जो है इंटरनेट के माध्यम से टेक्स्ट, ध्वनि या वीडियो के माध्यम तत्काल प्राप्त किया जा सकता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में होता है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट जोड़ को शेयरिंग की अनुमति में क्या होता है? आप कहेंगे स्विच होता है। क्या होता है? स्विच होता है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट है। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? भाई कोई कंप्यूटर है जिसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सीपीयू होगा। अगर सीपीयू ही अगर नहीं होगा तो कंप्यूटर क्या ही चलेगा? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन जिप ड्राइव का उदाहरण है? किसकी बात की जा रही है? जिप ड्राइव का उदाहरण कौन सा है? तो आप कहेंगे जो जिप ड्राइव होती है वो सीडी एवं डीवीडी का उदाहरण होता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है ना। इसमें भंडारण क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। कौन सी गणना का कार्य नहीं कर सकता? एक ऐसा है जो गणना का कार्य नहीं कर सकता है। तो कौन नहीं कर सकता? पहले तो कैलकुलेटर कर सकता है, कंप्यूटर कर सकता है, मोबाइल फोन भी कर सकता है। प्रिंटर किसी भी गणना का कार्य नहीं कर सकता है। असेंबली भाषा एक है। असेंबली भाषा कैसी है? आप कहेंगे मशीन डिपेंडेंट भाषा होती है, इसे असेंबली भाषा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है? एक ऐसा विंडोज में एक सेटअप प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? आप कहेंगे पार्सल सेटअप प्रकार नहीं है, जबकि टिपिकल और कस्टम एक सेटअप प्रकार की श्रेणी में आती है। कजरी नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? भाई कजरी नृत्य की बात क्या रही, किस ऋतु से संबंधित है? तो आप कहेंगे जो कजरी नृत्य होता है वो वर्षा ऋतु में संबंधित होता है और इसमें लोक गीतों को गाया जाता है। किसमें? लोक गीतों पर यह आधारित होता है। लोक गीतों को कजरी नृत्य में गाया जाता है। कौन सा ग्रैंड स्लैम विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है? ग्रैंड स्लैम विश्व का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है? आप कहेंगे विंबलडन है ना। विंबलडन जो है आपका सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कृषि मंडी प्रणाली का उद्देश्य क्या है?
उत्तर प्रदेश में जो कृषि मंडी प्रणाली है उसका उद्देश्य क्या है? आप कहेंगे किसानों को उचित मूल्य दिलाना कृषि मंडी प्रणाली का उद्देश्य है। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? भाई मुरादाबाद की बात किया है, पीतल के उद्योग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है मुरादाबाद। वृंदावन किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई वृंदावन की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे रास लीला के लिए वृंदावन फेमस है। इसी के द्वारा सेमीकंडक्टर नीति 2024 में संशोधन मुख्य लाभ किससे मिलेगा? तो सेमीकंडक्टर नीति 2024 में जो संशोधन किया गया मुख्य लाभ किसे दिया जाएगा? 3,000 करोड़ रुपए या अधिक निवेश परियोजनाओं को जो है सेमीकंडक्टर नीति को इसमें लाभ जो है मिलेगा। जो बड़े निवेशक होंगे उनको क्या मिलेगा? प्रोत्साहन देने के मार्ग खोले जाएंगे और 6 जनवरी 2025 को सेमीकंडक्टर नीति में संशोधन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो लोकायुक्त तो से उनका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार की जांच करना लोकायुक्त का प्रमुख कार्य होता है। बंतारा विश्वविद्यालय किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आप कहेंगे बंतारा विश्वविद्यालय वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है ना। बंतारा जो विश्वविद्यालय है वो आपके किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है और इस पहल को अनंत अंबानी के द्वारा किया गया है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा जो नेशनल पार्क है, किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे साल के वनों के लिए। दुधवा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके साल के वनों के लिए जो है फेमस है, याद रखना है। और कहाँ है? तराई क्षेत्र में पाया जाता है। कहां पर? तराई क्षेत्र में पाया जाता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आप मुझे कमेंट करके इतना बताओ बस, किस जिले में आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? बताइए मुझे कमेंट करके। सिंगापुर दौरे के दौरान उत्तर प्रदेश को लगभग कितने निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर में दौरा किया था, उस दौरान उत्तर प्रदेश को यहाँ पर 1 लाख करोड़ रुपए का जो है निवेश जो है प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? भाई गौतम बुद्ध के द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था वो अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां पर दिया था? सारनाथ में दिया था। जैसे कहा गया, क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जो है इसको जाना गया है। भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन SIM किस राज्य में शुरू किया गया है? भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन है और इस मिशन की शुरुआत जो है त्रिपुरा से की गई है, याद रखना है। तो भारत का पहला त्रिपुरा में नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा राज्य नवाचार मिशन की शुरुआत को किया हुआ है। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो आप कहेंगे रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। उत्तर प्रदेश में ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? भाई उत्तर प्रदेश में जो ओखला पक्षी अभ्यारण्य है भाई कहां पर है? आप कहेंगे पहले तो यह यमुना नदी के पास में है। कहां पर है? यमुना नदी के पास में है। अब किस जिले में है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। कहां पर? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। तो यह दिल्ली NCR के अंतर्गत जो है आपका आता है। और कहां का है? उत्तर प्रदेश का है। गंगा दशहरा किस नदी से संबंधित है? भाई गंगा दशहरा की बात की जा रही है, आप कहेंगे गंगा दशहरा गंगा नदी से संबंधित है। गंगा नदी का अवतरण पर्व जो है मनाया जाता है। मथुरा किस देवता से संबंधित तीर्थ स्थल है? तो सभी को पता होगा मथुरा जो है भगवान कृष्ण से संबंधित तीर्थ स्थल है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है? आप कहेंगे पीलीभीत जिले से होता है। कौन सा? पीलीभीत जिले से आप कहेंगे गोमती नदी का उद्गम होता है। याद रखना एक बात, गोमती नदी जो है आपकी गंगा में मिलती है। कौन से मिलती है? गंगा में मिल जाती है। और गोमती नदी के तट पर लखनऊ एवं जौनपुर शहर बसा हुआ है, जौनपुर से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में ऑटोमोबाइल उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो ऑटोमोबाइल उद्योग का केंद्र ग्रेटर नोएडा को ऑटोमोबाइल का उद्योग केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश में जाना जाता है। बिरहा किस भाषा के लिए प्रसिद्ध लोकगीत है? जो बिरहा किस भाषा के लिए प्रसिद्ध लोकगीत है? आप कहेंगे बिरहा भोजपुरी भाषा के लिए लोकगीत है। उत्तर प्रदेश में कौशल विकास मिशन किसके द्वारा चलाया गया है? कौशल विकास मिशन किसके लिए चलाया गया है? सॉरी, उत्तर प्रदेश में जो कौशल विकास मिशन है किसके लिए चलाया गया है? आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में जो कौशल विकास मिशन है युवाओं को रोजगार के प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया है। युवाओं को रोजगार प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया है। तो यहाँ पर हमारे अभी GS के प्रश्न हो गए। अब डाटा इंटरप्रिटेशन और कुछ मैथ सीसेट से संबंधित क्वेश्चन होंगे। यहाँ पर आलेख दिया गया है 3 अलग अलग महीनों में 4 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेचे गए लिपस्टिक की संख्या को दर्शा रहा है। ठीक है, लेक्सेम, पॉइंट्स, लोटस हर्बल, मैक फरवरी, मार्च, अप्रैल में दर्शा रहा है। क्वेश्चन आता है कि अप्रैल में मैक के द्वारा बेचे गए लिपस्टिक की संख्या, फरवरी में लोटस हर्बल के द्वारा बेचे गए लिपस्टिक की संख्या क्या कितना प्रतिशत अधिक है? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा? मैं आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ सही बिल्कुल, बाकी आप लोग जब PDF को डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें आपको विथ एक्सप्लेन के सॉल्यूशन मिल जाता है, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर 40% हो जाएगा। मार्च में लेक्समे एवं मैक को मिलाकर बेचे गए लिपस्टिक की संख्या, अप्रैल में लोटस हर्बल,
मैक को मिलाकर बेचे गए लिपस्टिक की कुल संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15:16 हो जाएगा। अप्रैल में सभी सभी 4 कंपनियों को मिलाकर बेचे गए लिपस्टिक की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 1600 हो जाएगी। दिए गए 4 कंपनियों को मिलाकर फरवरी में बेचे गए लिपस्टिक की औसत संख्या कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे यहाँ पर 350 हो जाएगी। यदि मार्च में सभी 4 कंपनियों द्वारा बेचे गए लिपस्टिक की कुल संख्या 20% लाल रंग, शेष अलग-अलग रंग की है, तो विभिन्न रंगों के प्लास्टिकों की संख्या कितनी हो जाती है? तब आपका ऑप्शन क्या रहेगा? 1160 हो जाती है, याद रखना है ना? जैसे हमने बताया आपको कि हम आपको सिर्फ यहाँ पर सही ऑप्शन बता दे रहे हैं, बाकी ऑप्शन आपको अगर लगाना है तो आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर लेना, ऐप पर मिल जाएगी। ऐप का नाम हम पहले ही बता चुके हैं, यूपीएससी नेट ऐप है। वहां पर आपको जो है वीडियो भी मिल जाती है और सभी पीडीएफ की मिल जाती है, तो डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। ये आपकी पदक तालिका है, कॉलेज है, कौन सा संकाय में कौन से कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बात क्या रही, क्वेश्चन है प्रत्येक कॉलेज में प्रवेश लेने वाला कला के विद्यार्थियों का औसत संख्या कितनी होगी? आप कहेंगे 212। कॉलेज के कुल प्रवेशों में चिकित्सा संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या आप कहेंगे 14। रिक्त सीटों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन रहेगा 16.67। और किस संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम होगी? आपका ऑप्शन रहेगा विज्ञान के। और अंतिम आता है कि विज्ञान संकाय और अभियांत्रिकी संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का अनुपात कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9:4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने आज की अपनी दूसरे फुल टेस्ट में हमने 100 क्वेश्चनों को लगा लिया है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी इसमें हम अब लोअर पीसीएस का ही तीसरे नंबर का टेस्ट लगाएंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पुनः मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।